एमपी बोर्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे एक ही वीडियो में आपके प्रश्नावली 1.2 के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको प्रश्नावली 1.2 अच्छे से समझ में आ जाएगी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, एमपी बोर्ड में अब एनसीईआरटी का सिलेबस चालू हो गया है। तो ये वीडियो हमारा एनसीईआरटी के सिलेबस पर ही आधारित है, जो अब एमपी बोर्ड में चल रहा है। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जिससे क्या होगा, आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और जब भी आप हमारे चैनल के वीडियोस को सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको हमारे वीडियोस को ढूंढने में बहुत आसानी होगी। प्रश्न एक में हमसे कहा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, ये बताइए। तो 3 कथन दिए गए हैं प्रश्न एक में, यानी कि प्रश्न एक के 3 भाग हैं। हमें बताना है प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए और हमें कारण के साथ अपने प्रश्न का उत्तर देना है कि क्यों वो कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो प्रश्न का पहला कथन है या पहला भाग है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होती है या नहीं। तो चलते हैं अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के रिश्ते के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। बच्चों, वास्तविक संख्याओं का ये वर्गीकरण तो आपको याद ही होगा, जो हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है, तो उसे अवश्य देख लें। आई बटन में आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो बच्चों, अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती हैं। क्या थे वो प्रकार? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसका मतलब है कि जो वास्तविक संख्या है वो या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या हमेशा वास्तविक संख्या होगी और परिमेय संख्या भी हमेशा वास्तविक संख्या होगी। तो हमने रिश्ता देखा कि जो वास्तविक संख्या है वो या तो परिमेय संख्या हो सकती है या अपरिमेय संख्या हो सकती है, परंतु जो अपरिमेय संख्या है वो हमेशा वास्तविक संख्या होगी। उसी प्रकार जो परिमेय संख्या है वो भी हमेशा वास्तविक संख्या होगी। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ वापस। तो फिर से कथन को पढ़ लेते हैं। कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अभी अभी हमने देखा था कि हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन क्या है हमारा? सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह है उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन सत्य है। अब चलते हैं प्रश्न 1 के भाग 2 की तरफ। प्रश्न 1 में भाग 2 में जो है हमें कथन दिया गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m जो है एक प्राकृत संख्या है। तो हमें देखना है, बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो प्राकृत संख्या के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर ये अंडर रूट के बारे में बात करेंगे हम। बच्चों, हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था कि जो धनात्मक पूर्णांक होता है वही हमारा क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है। धनात्मक पूर्णांक का ही दूसरा नाम है प्राकृत संख्या। धनात्मक पूर्णांक कौन से पूर्णांक होते हैं? जो पूर्णांक धनात्मक हो वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ठीक है, यानी कि जो पूर्णांक ऋणात्मक नहीं होंगे और शून्य नहीं होगा, वो होगा धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक की प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। अब चलते हैं हम प्रश्न की तरफ वापस। बच्चों, प्रश्न में फिर कहा गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि है। तो हम जानते हैं कि √0 जो होता है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है, परंतु 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो अगर अगर हम शून्य को अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो हमें शून्य मिलेगा, और शून्य जो है वो संख्या रेखा पर होता है, ये हम जानते हैं। तो संख्या रेखा पर शून्य होता है
और शून्य को अगर अंडर रूट के रूप में लिखना है तो अंडर रूट शून्य होता है। तो इसका मतलब जो है अंडर रूट एम के रूप का तो नहीं होगा शून्य, जहां पर एम एक प्राकृत संख्या है। या तो एम जो है हमारा पूर्ण संख्या हो तो बात ठीक होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य आ जाता है। तो ये जो कथन दिया गया है वो असत्य कथन है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम जो है एक प्राकृत संख्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि शून्य जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, और अंडर रूट शून्य होता है शून्य, ठीक। और शून्य जो है वो संख्या रेखा पर होता है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए जो है ये दिया गया कथन क्या है, असत्य है। अब हम चलते हैं प्रश्न 1 के अंतिम और तीसरे भाग की तरफ। प्रश्न 1 के भाग 3 में हमें कथन दिया गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें बताना है कि क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो आइए चलते हैं वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या के रिश्ते को देख लेते हैं और फिर बताते हैं कि ये कथन सत्य है या असत्य है। बच्चों, हमने वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में। तो हमने देखा था कि जो वास्तविक संख्या है वो या तो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या ही हो, वो अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, या जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या हो वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो वास्तविक संख्या हमेशा जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय संख्या हो, वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो ये रिश्ता है कि वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, या तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं हम कथन की तरफ वापस। तो बच्चों, अब हमें कथन दिया गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं, अभी अभी हमने देखा है कि वास्तविक संख्या जो है या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए दिया गया कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह होता है उसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देख लें तो 2 जो है वो एक वास्तविक संख्या है, किंतु अपरिमेय नहीं है। 2 क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, जो कि एक पूर्णांक है, वो भी धनात्मक पूर्णांक है। तो ये जो कथन दिया गया है ये असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो प्रश्न 1 में यही है बच्चों। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जिससे क्या होगा, आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे, और जब भी आप हमारे चैनल के वीडियोस को सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको हमारे वीडियोस को ढूंढने में बहुत आसानी होगी। प्रश्न 2 में हमसे कहा गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर तो है कि नहीं। ठीक है, क्यों नहीं, ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं। कि जैसे उदाहरण के लिए अगर अंडर रूट 4 का 4 का अंडर रूट लें तो हमें कितना मिलेगा, वर्गमूल 4 का 2 मिलेगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 9 का वर्गमूल लें तो वो कितना मिलेगा हमें, 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। 25 का वर्गमूल लें तो कितना मिलेगा, 5, जो कि एक परिमेय संख्या है। और 4, 9, 25 ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। तो हमने देखा कि कुछ धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका वर्गमूल जो है वो एक परिमेय संख्या होता है। देखिए 2, 3, 5 क्या है, आपके धनात्मक पूर्णांक हैं, जो कि पूर्णांक हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं, हमारे परिमेय संख्या होते हैं। और ये जो 4, 9, 25 ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। इनका वर्गमूल लिया तो जो हमें मिला वो क्या मिला, धनात्मक पूर्णांक मिला, 2, 3, 5। तो और धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। ये हम अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? उत्तर हो गया हमारा नहीं, क्योंकि हमने उदाहरण के माध्यम से देखा कि कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वो परिमेय संख्या होते हैं। तो सभी के नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये गलत है। कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हो सकते हैं, होते हों और होते ही हैं। ठीक है, लेकिन सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ये हमने उदाहरण के माध्यम से भी समझ लिया। यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उसके हमने 3 उदाहरण भी दे दिए। तो ये हमारे प्रश्न 2 का उत्तर हो गया। प्रश्न 3 में हमसे कहा गया है, दिखाइए
कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो बच्चों हम विधि सीखेंगे कि कैसे किसी संख्या के वर्गमूल को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। जैसे 5 के वर्गमूल को अभी हम करके देखेंगे। क्या करना होता है, पाइथागोरस प्रमेय लागू करके हम बनाएंगे। तो √5 को हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से लाएंगे 2 अंकों के वर्ग के योग के बराबर। तो पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो OB बराबर, OB कर्ण मान लेंगे, कर्ण होगा हमारा, जहां पर आधार OA होगा और लंब होगा AB। तो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग। तो देखिए OB बराबर √5 है OB। तो आधार कितना ले लिया हमने, 2 ले लिया, OA 2 ले लिया, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, धन ए भी ले लिया हमने 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 धन 1, 4 धन 1 होता है 5, तो ये हो गया हमारा √5। तो इस प्रकार हम OB को खींचेंगे कि एक हम आयत जैसा बनाएंगे जिसमें लंबाई होगी 2 और चौड़ाई होगी 1, तो 2 का वर्ग होगा 4 और 1 का वर्ग होगा 1, तो कुल मिला के आ जाएगा 5। तो ये कर्ण हमारा आ जाएगा, इसमें कहें तो विकर्ण आ जाएगा √5 पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या करेंगे, एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर एक प्रकार लेंगे और O को केंद्र मानेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा ऊपर रखेंगे और OB को त्रिज्या मानेंगे। तो पेंसिल को जो है B पर रखेंगे, एक चाप खींचेंगे, ठीक है, इस तरीके का। प्रकार का नुकीला हिस्सा ऊपर रखेंगे और पेंसिल को रखेंगे B पर और एक चाप खींच देंगे। जो संख्या रेखा को, ये जो है हमारी संख्या रेखा है, ठीक है, जिसमें O जो है मूल बिंदु है, ओरिजिन जिसे कहते हैं हम, ठीक है। जो संख्या रेखा को जहां काटेगा उसे बिंदु P मान लेंगे। तो जो P बिंदु आएगा वो संख्या रेखा पर किसके संगत होगा, √5 के संगत होगा। क्योंकि देखिए OB जो है वो √5 है, तो जब चाप खींचेंगे तो ये जो है ये √5 ही आएगा। जब P बिंदु पर काटेगा संख्या रेखा पर तो √5 ही मिलेगा हमें। OA कितना होगा, 2 होगा, तो ये 2 से कुछ अधिक मिलेगा हमें। जहां पर भी संख्या रेखा पर काटेगा बिंदु P पर तो वो होगा हमारा √5। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कर सकते हैं। तो इसी विधि से आप किसी भी संख्या को के वर्गमूल को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। किसी भी संख्या के वर्गमूल को हम जो है संख्या रेखा पर निरूपित इस विधि से कर सकते हैं। तो यही हमारे प्रश्न 3 का उत्तर है बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और आपको हमारे चैनल के वीडियोस को ढूंढने में आसानी होगी, सर्च करने में आसानी होगी। आप हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करें, जिससे आपके सभी दोस्तों का लाभ हो। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद बच्चों।